नमस्कार मित्रों, मैं के.एन. सिंह, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। आज की कक्षा में हम कक्षा 8वीं के लिए बसंत भाग 3 से बस की यात्रा पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। यह पाठ हिंदी साहित्य के व्यंग शिरोमणि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक व्यंग है। व्यंग हिंदी साहित्य की एक आधुनिक विधा है और इस विधा ने तमाम तरह के लोकप्रियता आधुनिक जमाने में अर्जित की है। काव्य से लेकर के उपन्यास, कहानी और निबंध तक में इसका साम्राज्य स्थापित है और इसको श्रेय दिलवाने का कार्य, आधुनिक साहित्य में शिरोमणि बनाने का कार्य हमारे हरिशंकर परसाई जी, जो इस पाठ के लेखक हैं, उनको जाता है। उनको आधुनिक हिंदी साहित्य का व्यंग शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं, हम लोग अपने दैनिक जीवन में मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, घर परिवार के छोटे बड़ों के साथ आचरण, बातचीत, व्यवहार में तमाम तरह के बातों पर कटाक्ष का प्रयोग करते हैं। यही व्यंग है। यही कटाक्ष सामान्य रूप से जब साहित्य में परिमार्जित हो जाता है तो वह व्यंग की विधा बन जाती है। इसमें बातें सीधे तरीके से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से बातों को मजाक बना करके, लेकिन उसकी नज़र बहुत पैनी होती है, उसका धार बहुत तेज होता है। कहा जाता है कि जो काम सरल भाषा में नहीं होता है, व्यंग उसे कठिन से कठिन चीज़ों को और जटिल से जटिल चीज़ों पर व्यंग प्रहार से उसमें सुधार की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं। तो आइए हम परसाई जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जान लें। हरिशंकर परसाई जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंग्यकार हुए और इन्होंने, भारतीय साहित्य का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें अपनी इन्होंने व्यंग को सजोया न हो। सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से, धार्मिक जीवन से जितने पाखंड थे, उन सब का पोल खोल करके इन्होंने व्यंग की विधा को सशक्त बनाने का कार्य किया। तो आइए आज हम लोग हरिशंकर परसाई, इस महान लेखक द्वारा लिखी गई बस की यात्रा के बारे में कुछ बातें करते हैं। घटनाक्रम यूँ है कि चलिए सबसे पहले हम व्यंग की बातें करें, कुछ इस पाठ में आए हुए कठिन प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। कठिन शब्द जो है, निमित्त का अर्थ होता है कारण, साधन। गोता शब्द आएगा, हम लोग पाठ जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इन शब्दों को जानना इसलिए ज़रूरी है। हो सकता हो ये शब्द आपके लिए नए हों। उसका अर्थ होता है डुबकी। इत्तेफाक का अर्थ संयोग, बियाबान, जंगल, निर्जन वातावरण। अंत्योष्ठी, मृतक का जो कर्म है, दाह कर्म को अंत्योष्ठी बोलते हैं, अंतिम क्रिया। प्रयाण का अर्थ होता है प्रस्थान और बेताबी का अर्थ होता है बेचैनी। तो बस की यात्रा में लेखक के 5 मित्र हैं। मूल रूप से लेखक जबलपुर में रहते हैं। जबलपुर में ये वसुधा, जबलपुर से निकलने वाली वसुधा के संपादन का कार्य भी बहुत दिनों तक किया। किसी साहित्यिक सम्मेलन में इनका पन्ना, मध्य प्रदेश का एक जिला है जहाँ ये आए हैं।
पन्ना से सतना तक की बस की यात्रा इनको करनी है अपने 5 साथियों के साथ, और सतना से फिर इनको जबलपुर के लिए ट्रेन मिलेगी। ये घटनाक्रम है। ये बस स्टैंड पहुंचते हैं, पन्ना के बस स्टैंड पर सतना के लिए बस पकड़ने के लिए। तो जब ये बस स्टैंड पर जाते हैं तो जो बस इनको सतना पहुंचाएगी, उस बस की हालत देख करके ये लोग विचलित हो जाते हैं। कई लोगों ने, जब ये बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो कई लोगों ने इनको बताया कि ये शाम वाली बस से लोग सफ़र नहीं करते। तो लेखक के मन में आशंका होती है कि इस बस से सफ़र क्यों नहीं कर सकते? क्या बस डाकिन है? रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोगों ने कहा नहीं, बस ही डाकिन है। आश्चर्य हुआ। लेखक जब बस को देखा तो उसके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध। यहाँ श्रद्धा उमड़ना व्यंग के रूप में प्रयोग किया गया है। यह बस तो पूजा करने योग्य है, इस पर बैठा कैसे जा सकता है? ये तमाम तरह के कटाक्ष के भाव लेखक के मन में आए। संजोग ऐसा हुआ कि उसी बस में, जिस बस से लेखक को यात्रा करनी थी और जिस कंपनी की बस चलती थी वो बस थी, उसका मालिक भी उसी बस में यात्रा करने के लिए बैठा। और लेखक गए तो उनसे ही सवाल पूछ दिया कि ये बस चलती भी है? मालिक को स्वाभाविक है बुरा लगेगा। हाँ जी, चलती क्यों नहीं है? फर्स्ट क्लास है बस, अभी चलती है। लेखक ने भी बोला, क्योंकि लेखक को यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, देखता हूँ कैसे चलती है। गजब हो गया, ऐसे बस मानो अपने आप चलती है। ये तमाम तरह के भाव लेखक के मन। ये पूरा घटनाक्रम, यात्रा वृत्तांत पन्ना और सतना के बीच का है। लेखक के मित्र में एक डॉक्टर मित्र भी थे। उन्होंने इनको आश्वासन दिया, डरो मत, अरे ये बस चलेगी, ये अनुभवी लग रही है हमको, ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, ये बेटों की तरह हम लोगों के गोद में बैठाकर ले जाएगी। फिर हम लोग लेखक ने ऐसा समझा, बैठ गए। और जो हमको बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे, वो ऐसे विदा करके जा रहे थे जैसे मानो कि वो अंतिम विदाई देने आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। बहरहाल वो चले गए। इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा था कि पूरा बस कांप रही। पता नहीं था कि हम लोग बस के सीट पर बैठे हैं कि इंजन पर बैठे। खिड़कियां में जो कांच लगे थे वो दलकने लगी। बचे वैसे खिड़कियों में कांच बहुत कम बचे थे, लेकिन जो बचे थे उससे हमें बचना था। सचमुच बस चलती। कुछ ही दूरी पर गई होगी बस। 8-10 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए। सब हिलने लगा, सीट का, बॉडी से, बॉडी का, इंजन से, सबका भेदभाव मिट गया। पूरा बस जैसे जर्जर हो गया। लेकिन लेखक का व्यंग देखिए। लेखक ने कहा कि ये बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने जो इस देश में चलाया था, उसके समय ये अवश्य जवान रही। इस व्यंग में बस की पुरानी और दयनीय दशा के तरफ व्यंग किया गया, क्योंकि बस में भी असहयोग चल रहा था। सीट का बॉडी से, बॉडी का खिड़कियों से, खिड़कियों का ग्लास से, ऐसा सब आपस में एक किसी के बीच कोई तालमेल नहीं था। इसी पर लेखक ने इसको कटाक्ष किया है कि ये सविनय अवज्ञा के समय जरूर
जवान रहे। इस नॉन कोऑपरेशन की वजह से जो तालमेल नहीं था सीटों का, इंजन से, इंजन का बॉडी से, खिड़की का ग्लास से, जो आपस में तालमेल नहीं था, उसी से कहा गया है कि ये बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जरूर जवान रही। बस एकाएक रुक गई। बाद में पता चला टंकी में छेद हो गया। गाड़ी के ड्राइवर ने जो डीजल है वो निकाला, उसको एक डब्बे में भरा, डब्बे में पाइप लगा करके इंजन को भेजना शुरू किया। समस्याएं चालू। लेखक ने व्यंग किया कि वो डब्बे को ऐसे पकड़ के बैठे थे और पाइप से ऐसे उसके इंजन में तेल भेजा जा रहा था। उस परिदृश्य को देख के ऐसा लग रहा था कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही। बस ये हालत परेशानियों का दौर शुरू हुआ। बस की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो गई और बस के किसी कार्य पर भरोसा नहीं था। कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। लेकिन बाहर का दृश्य बड़ा लुभावना था। हरे भरे पेड़ मन को आकर्षित कर रहे थे, पंछी बैठे थे। लेकिन लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन मान रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों मान रहा था? क्योंकि उसे लगता था कि कब इसका स्टीयरिंग फेल हो जाए, कब बस सड़क से उतर के जाके किसी न किसी पेड़ से टकरा जाए। बस रुकी एकाएक और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये इत्तेफाक की बात है। और बस चांदनी रात की हल्की रोशनी में दयनीय स्थिति में ऐसे लग रही हो, ऐसे रुकी जैसे लग रहा है कि कोई वृद्धा थक करके बैठ गई। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा। बस आगे उसकी चाल और कम हो गई। धीमी रोशनी से बस चल रही थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो नाले में जाकर गिर जाती। यानी उसका टायर की स्थिति भी बड़ा दयनीय था। इस पर लेखक ने कटाक्ष किया है कि कंपनी के मालिक को तो अपने बस की दयनीय दशा के बारे में पता था, फिर भी ये अपना जान जोखिम में डालकर अपने ही बस में बैठे हैं। हम लोग तो नए हैं, अपरिचित हैं। फिर भी लेखक ने कंपनी के मालिक के ऊपर दया खाई, तरस खाई। कहे कि अगर ये बस संजोग से, दुर्भाग्य से किसी की अगर ये बस निपट जाती, दुर्घटना हो जाता और कंपनी का मालिक अगर ऊपर पहुंचता ईश्वर के यहाँ, तो देवता भी बाँह पसारे खड़े रहते, कहते कि यह वह मालिक है जो हमारे पास आया है, जिसने, इस महान आदमी ने, जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए पर बस का टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा पीटा टायर लगाकर फिर बस चली। हमने वक्त पर पन्ना जाने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेखक ने ऐसा कहा, क्योंकि समय नहीं था, बस काफ़ी देरी हो चुकी थी। फिर भी ये लोग कुछ हंसी ठिठोली में लग गए। आइए अब हम लोग इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों पर विचार करें। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में श्रद्धा क्यों जगी? उत्तर है इसका कि लेखक के मन में कंपनी के मालिक के प्रति श्रद्धा इसलिए जगी क्योंकि हम लोग तो अनजान यात्री थे, बस में यात्रा कर रहे थे, लेकिन कंपनी के मालिक को अपने बस के दयनीय दशा के बारे में सब कुछ पता था।
उसकी टायर की हालत तो उसको पता थी, फिर भी वो जान हथेली पर लेकर के उसी बस में यात्रा कर रहे थे। इसीलिए लेखक के मन में कंपनी के मालिक के प्रति श्रद्धा भाव जगा। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? स्वाभाविक उत्तर है इसका कि लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि बस पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, पहिया निकल चुके थे। बस की हालत देखकर नहीं लग रहा था कि वह गंतव्य तक पहुंच पाएगी। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारा बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब इंजन स्टार्ट हुआ तो सारी बस हिलने लगी, सीट खिसकने लगा और इस तरह से पूरी बस ही जैसे पूरी कंपन की स्थिति, जैसे भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो गई। लेखक को कभी लगता था कि हम सीट के ऊपर न बैठ करके हम बस के इंजन के भीतर ही बैठे हैं। ये सब परिस्थितियां देख करके लेखक को लगा कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को हैरानी क्यों हुआ? बस की हालत देखकर लेखक को लग रहा था कि बस नहीं चलेगी, लेकिन जब हिस्सेदार ने कहा कि अपने आप चलेगी तो सुनकर लेखक हैरान हो गए। अगला प्रश्न है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक बस की जो दयनीय दशा थी उससे लग रहा था कि बस कभी भी अनियंत्रित हो सकती है। बस का स्टीयरिंग फेल हो सकता है, बस का ब्रेक फेल हो सकता है, कभी भी वो सड़क से नीचे उतर सकती है। इसीलिए हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। एक पेड़ निकल जाने के बाद दूसरे पेड़ की प्रतीक्षा करने लगता कि कब हम उस पेड़ को पार करें। इस तरह से बच्चों आज का यह पाठ संपन्न हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को एक बार जरूर पढ़ेंगे, इस व्यंग को, और इसके प्रश्नों को आप लिख लेंगे। धन्यवाद।